नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के बिग न्यूज़ में चर्चा करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के ऊपर जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा की वैधता को बरकरार रखा है। तो आज के सत्र में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने जजमेंट में इसके पक्ष और विपक्ष को लेकर के क्या बातें कही हैं। लेकिन आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको ध्यान में रखना है कि साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अगला सत्र है उसका प्रसारण कल यानी कि बुधवार को हमारे YouTube चैनल पर रात के 8 बजे से किया जाएगा। तो आप सभी को इस जानकारी को ध्यान में रखना है ताकि आप इस प्रसारण का लाभ उठा सकें। अगर हम आज के विषय पर चर्चा करें तो आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसकी वैधता को बरकरार रखा है। आपको ध्यान में रखना है कि 2019 में सरकार के द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया था और वो संशोधन था 103वां संविधान संशोधन। और उसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करने का फैसला किया गया था। और इस संविधान संशोधन के विरोध में इसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से इसकी वैधता को बरकरार रखा है। आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर निर्णय लेने के लिए 5 जजेस की बेंच बनाई गई थी और यहां पर 3 जजेस के द्वारा इसके पक्ष में अपनी बातें कही गई हैं जबकि 2 जजेस ने माइनॉरिटी जजमेंट दिया है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो माइनॉरिटी जजमेंट है उसे न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और यू ललित के द्वारा दिया गया है जबकि जो मेजोरिटी जजमेंट है उसमें 3 जज शामिल हैं। और यहां पर जो मेजोरिटी जजमेंट है उसके अनुसार जो ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो आरक्षण प्रदान किया जा रहा है और इसे प्रदान करने के लिए जो संविधान में संशोधन किया गया यानी कि 103वां संविधान संशोधन वह जो है हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता है। यानी कि जो मेजोरिटी जजमेंट है उसने ये माना कि अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण शिक्षा और सरकारी जॉब में देते हैं तो ये कहीं से भी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है। वहीं यहां पर जो माइनॉरिटी जजमेंट आया है उसमें न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और यू ललित के द्वारा यह कहा गया है कि इस तरह का जो आरक्षण है वह कहीं ना कहीं हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो यहां पर यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इस निर्णय में इसके पक्ष और विपक्ष में कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। आपको ध्यान में रखना है कि संशोधन के द्वारा गैर ओबीसी और गैर एससी एसटी आबादी के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और यहां पर इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 2 अनुच्छेद में भी चेंजेस किए गए। आपको ध्यान में रखना है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15 में एक भाग को जोड़ा गया जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 15(6) और इसी तरीके से अनुच्छेद 16 में भी एक भाग को जोड़ा गया और वो भाग है अनुच्छेद 16(6). दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वैसी जातियां जिन्हें अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था और इन जातियों में वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें जो है आरक्षण देने का काम इस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इस कोटे के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में और केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें जो है 10% का आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाता है। इसी संशोधन में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यहां पर राज्य सरकारों को भी यह अधिकार दिया गया कि वे भी अपने अपने राज्यों में अगर उनको लगता है कि अगड़ी जातियों में या फिर सामान्य श्रेणी की जातियां हैं उनमें आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उन्हें जो है आरक्षण प्रदान किया जाए तो यहां पर राज्य सरकारें भी इस तरह के प्रावधान अपने राज्य के अंदर कर सकती हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहां पर आपको यह बात भी ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की तो यहां पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उसमें ओबीसी और एससी एसटी को शामिल नहीं किया गया है।
इस बात को आपको ध्यान में रखना है, सारा का सारा कंट्रोवर्सी जो है इसी पर है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर चर्चा करने से पहले कुछ और जानकारियां आपको ध्यान में रखनी है, जो कि इस विषय को समझने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान में पहले से ही सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग, इसके साथ साथ एससी और एसटी आबादी के लिए विशेष प्रावधान को लेकर के चर्चा किया गया है। आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 15(4) में और अनुच्छेद 16(4) में जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग और इसके साथ साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब यहां पर आपको यह बात ध्यान में रखना है कि आखिर जो 103वां संविधान संशोधन के तहत जो ईडब्ल्यूएस कोटा प्रदान किया गया था, आखिर उसे किस आधार पर न्यायालय में चुनौती दिया गया था। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क है वो ये है कि जो 103वां संविधान संशोधन है वह हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। आपको ध्यान में रखना है, जब हम बात करते हैं बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, तो इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने ही की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो है केशवानंद भारती मामले में इस डॉक्ट्रिन को सामने रखा था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और यहां पर जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसमें यह तर्क दिया गया कि सामाजिक रूप से जो वंचित समूह हैं उन्हें जो है हमारे संविधान के तहत विशेष सुरक्षा यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है और यह जो प्रोटेक्शन है वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार के द्वारा जो 103वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें जो ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया उसमें जो एकमात्र आधार रखा गया वो जो है आर्थिक स्थिति, और यहां पर जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसमें से ओबीसी और एससी एसटी को बाहर रखा गया, यानी कि यह जो है हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। तो यहां पर याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई थी वो ये था कि जो 103वां संविधान संशोधन है वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर एक और जजमेंट जिसको कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर लेना है, और वो जजमेंट है इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही थी। आपको ध्यान में रखना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कोई नई बात नहीं है, पहले भी जो है इसको लेकर के मांग होती रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले में यह कहा था कि आर्थिक स्थिति अपने आप में आरक्षण का मानदंड नहीं बन सकती, और उस समय जो ईडब्ल्यूएस कोटा की मांग की गई थी उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नकार दिया था, खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था उस केस में साफ साफ कि आरक्षण प्राप्त करने के लिए जो मानदंड हैं वह सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, ना कि आर्थिक पिछड़ापन। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसी मामले में जो आरक्षण की सीमा है उसे 50% निर्धारित किया गया था, और यह कहा गया था कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इंदिरा साहनी मामले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एमआर बालाजी बनाम मैसूर राज्य का जो मामला था 1963 का, उसमें भी आरक्षण की सीमा को 50% निर्धारित किया था, और इसके अलावा देवदासन बनाम भारत संघ का जो मामला था 1964 का, उसमें अपने निर्णय को दोहराया था। तो यहां पर इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है कि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही थी। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अभी के डिसीजन की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि 5 जजेस की बेंच बनाई गई थी, जिसमें से 3 जजेस ने इसके पक्ष में और 2 जजेस ने इसके विपक्ष में फैसला सुनाया है। और यहां पर जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी ने यह कहा कि अगर आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो यह आरक्षण संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। और यहां पर उनके द्वारा यह कहा गया कि जो 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें ओबीसी और एससी एसटी को शामिल नहीं करना भी बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसका उल्लंघन नहीं करता है। इसी तरीके से मेजॉरिटी जजमेंट देने वाली जस्टिस बेला त्रिवेदी ने यह कहा
कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एक अलग वर्ग के रूप में मानना एक उचित वर्गीकरण यानी कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, और इस आधार पर जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसने ईडब्ल्यूएस कोटा की वैधता को बनाए रखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो माइनॉरिटी जजमेंट है वह न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है यू ललित उनके द्वारा दिया गया। और यहां पर न्यायमूर्ति भट्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही। न्यायमूर्ति भट्ट ने यह कहा कि आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता है, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित वर्ग और उसके साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के दायरे से बाहर रखना जो है जरूर हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। जस्टिस भट्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सरकार के आंकड़े खुद ये बताते हैं कि अगर जब हम समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वह एससी, एसटी और ओबीसी का है। यहां पर कुछ डेटा की चर्चा की गई उनके द्वारा। यहां पर यह कहा गया कि अगर हम देखें कि हमारे देश में जितने भी लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं उनकी संख्या जो है 31.7 करोड़ है। और इन 31.7 करोड़ में अगर हम अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत देखते हैं तो वह 38% है। अनुसूचित जनजाति का अगर हम प्रतिशत देखते हैं तो वह 48.4% है, जबकि ओबीसी की संख्या जो है इसमें 13.86% है। जबकि अगर हम फॉरवर्ड कास्ट या फिर वैसे वर्ग जिन्हें अभी आरक्षण नहीं मिल रहा है उनका जो है इस आबादी में प्रतिशत देखा जाए तो वह मात्र 5.85% है। और इसीलिए जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं, और उसमें जो है ओबीसी, एससी और एसटी को शामिल नहीं किया जाता है तो यह कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो उन्हें विशेष प्रोटेक्शन की बात कही गई है उसका यहां पर उल्लंघन हो रहा है, और इसीलिए यह हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इस तरीके से जो 50% का एक तरीके से सीमा लगाया गया है आरक्षण पर, उसको लेकर के भी यहां पर जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसने ये कहा कि अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण देते हैं तो यहां पर यह जो है आरक्षण पर जो 50% की उच्चतम सीमा लगाई गई है उसका उल्लंघन यह नहीं करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंदिरा साहनी का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रिजर्वेशन पर जो मैक्सिमम लिमिट है उसको लगाया था और वो लिमिट 50% है। और यहां पर जिन जजेस के द्वारा मेजॉरिटी जजमेंट दिया गया है उनमें जो न्यायमूर्ति माहेश्वरी हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में जो 50% की मैक्सिमम लिमिट लगाई गई थी वह अनम्य नहीं है, मतलब कि उसका उल्लंघन किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। इसके अलावा उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जो 50% का लिमिट लगाया गया था वह सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों पर लागू किया गया था, ना कि सामान्य वर्ग पर, यानी कि जनरल कैटेगरी को अगर कोई आरक्षण दिया जाता है तो उस पर जो है यह लागू नहीं होता है। लेकिन यहां पर जो माइनॉरिटी जजमेंट आया है उसमें न्यायमूर्ति भट्ट ने यह कहा कि अगर हम 50% का जो लिमिट लगाया गया रिजर्वेशन पर उसके उल्लंघन की अनुमति देते हैं तो यह सही नहीं होगा। और उनके द्वारा यह कहा गया कि ऐसा करने से जो समानता का अधिकार है यानी कि राइट टू इक्वलिटी है वह आरक्षण के अधिकार यानी कि राइट टू रिजर्वेशन में बदल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर न्यायमूर्ति भट्ट के द्वारा कही गई है। और यहां पर आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है आरक्षण पर जो लिमिट लगाया गया 50% का उसे रेखांकित किया है, और इस आधार पर कई राज्यों के ऐसे फैसले जिसमें उन्होंने इस सीमा का उल्लंघन किया उसे जो है रद्द किया है। और यहां पर अगर हम ईडब्ल्यूएस कोटे में इस लिमिट का उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मांग फिर से जो है उठाई जाएगी, और इसी को लेकर के यहां पर माइनॉरिटी जजमेंट में रविंद्र भट्ट ने इसकी आशंका जाहिर की है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये बिग न्यूज पसंद आया होगा। जो भी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको यहां पर बताई हैं उनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।
तो मिलते हैं बिग न्यूज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।